जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से पॉलिटी के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा 31st एमसीक्यू से हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट 2 पार्ट में हमने एशियंट एंड मिडेवल इंडिया के एमसीक्यूज कवर किए और थर्ड पार्ट में हमने पॉलिटी के एमसीक्यू कवर किए थे। तो शुरू करते हैं। 31st क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ विलिंगली अ नेशंस बिजनेस सेक्टर अपीयर्स टू एंगेज इन corrupt business practices. Second statement कहता है, it is published annually by Transparency International. Which of the statement are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का टू ओनली। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को आपका एनुअली पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसको बेसिकली आपका लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन के बेसिस पे तैयार किया जाता है। पब्लिक सेक्टर करप्शन, ना कि जो कि क्वेश्चन में दिया था नेशंस बिजनेस सेक्टर। और बेसिकली आपका एनुअली पब्लिश किया जाता है ये। और बेसिकली इसमें 0 to 100 स्केल के बीच में मेज़र करता है, जिसमें 0 बेसिकली हाईली करप्ट है और 100 बेसिकली वेरी क्लीन है। तो पिछले 5 साल की अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो 2018 में हमारा 78th रैंक था और 2017 से 81st रैंक था। ठीक है, तो ये पिछले 5 साल की रैंकिंग के एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the director of CBI, consider the following statement. First statement that the mechanism for his or her selection is defined under the Central Vigilance Commission Act 2003. She has been provided security of 2-year tenure. Which of the given statement are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. So correct statement है two only. अंडर द CVC एक्ट इट डायरेक्ट जो CBI के डायरेक्टर होते हैं उनको 2 साल की कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। और सिलेक्शन का मैकेनिज़्म बेसिकली CVC 2000 एक्ट के अंदर नहीं आता है। अगर हम बेसिकली कुछ जानना चाहें CBI के बारे में एंड फिर उसके CBI के डायरेक्टर के बारे में, तो CBI की स्थापना यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना आपकी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर की गई थी 1963 में। और संथानम कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 1962-64 के बीच में टेन्योर था उसका। और फिर 1963 के में इसका एज एक रेजोल्यूशन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर किया गया था। बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया गया था और जहाँ पे इसको अटैच्ड ऑफिस का दर्जा प्राप्त है। तो बट ये क्योंकि ये इसको एक रेजोल्यूशन के माध्यम से स्थापित किया गया था, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अपनी शक्तियाँ हैं ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ग्रहण करती है। ठीक है, और अगर कुछ बातें हम डायरेक्टर के बारे में जाने तो ही इज़ द रैंक ऑफ IGP के रैंक के जो डायरेक्टर होते हैं CBI के, उनके रैंक के ऑफिसर होते हैं। और इनका शासन जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के तहत किया जाता है। जब तक लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो हमारा 2013 में आया था नहीं आया था, तो CBI का डायरेक्टर जो बेसिकली DSP एक्ट यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर किया जाता था। अब जबकि लोकपाल एक्ट आने के बाद 2013 में CBI के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी गठित की जाती है। उसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। इस कमेटी में बेसिकली 3 मेंबर होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा कोई जज जो नामित किया गया हो। अगर जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में नहीं है तो सबसे बड़े पार्टी के नेता इस कमेटी का सदस्य हो सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अंडर द CVC एक्ट, सेंट्रल विजिलेशन कमीशन एक्ट 2003 के अंदर उनको अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम। So correct answer would be D,
ये बेसिकली आपका 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिश एवरी 2 ईयर्स, बट सर्वे जो है एनुअली कंडक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम के द्वारा। ये 193 मेंबर जो यूएन के मेंबर हैं उनको बेसिकली 3 डायमेंशंस पे इनको मेज़र करता है, दैट इज़ ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 2018 में बेसिकली 96 पोजीशन पे था भारत, और अगर कंपैरेटिवली 2016 में 107 पे था, तो 2018 में देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट, राइट। एंड 2014 में 118 पे था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एनजीओ दर्पण एक प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर इंटरफेस बिटवीन एनजीओ एंड की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मैनेज बाय मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो यहाँ बात की जा रही है मैनेज की, तो मैनेज बेसिकली इसको किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, तो आंसर वुड बी सी। ऑल्दो एनजीओ दर्पण को जो इनिशिएट किया गया था वो पीएमओ के द्वारा किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, बट इसको जो मैनेज यहाँ क्वेश्चन पूछा गया मैनेज, तो मैनेज इसको नीति आयोग के द्वारा किया गया था। शुरू में ये सिर्फ आपका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ और की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए था, बट बाद में इसको ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के लिए भी ओपन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द थ्रेट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 एंड नॉट 2। तो करेक्ट स्टेटमेंट इन दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे लगी थी। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इमरजेंसी जैसे आप देख सकते हैं 1962 से 1968 जब इंडो चाइना वॉर हुआ था। सेकंड आपका 1971-1977 के बीच में लगा था, और इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम। और थर्ड आपका बेसिकली जून 1975 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ 25 जून 1975 को से मार्च 1977 के बीच में लगी थी, जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। और इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था उसको सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में नहीं किया गया था, उसको आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे किया गया था। और फिर इसको बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में आया था, उसमें बेसिकली एक्सटर्न 3 क्राइटेरियाज को अमेंड कर दिया गया था, और 3 क्राइटेरिया रखे गए थे, एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर और आर्म्ड रिबेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह, भारी आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। तो अब ये 3 प्रोविज़न है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। और इसमें बेसिकली ये भी किया गया था कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट को मारना कंपलसरी है, और वो रिटर्न में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The public government has taken a series of e-governance initiative for better public service delivery and transparency. In this context, arrange the following events in the chronological order. तो पहला है creation of separate Ministry of Electronics and Information Technology, METI, launch of National E-Governance Plan, launch of Digital India Program. So correct chronological order find करना है 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1 2 3। तो correct answer would be 2 3 1, that is नेशनल गवर्नेंस प्लान्स आपका सबसे पहले आया गया था 2006 में। और डिजिटल इंडिया आपका आफ्टर दी मतलब मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 2015 में उन्होंने लॉन्च किया था। और 2016 में एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी फॉर्म हुई थी। 37 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू सुप्रिटेंड एंड कंडक्ट इलेक्शन टू द बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियों के बारे में बात हो रही है, तो उनके इलेक्शन कौन करवाता है इसके बारे में बात हो रही है। तो बॉडी प्रोवाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेटर, बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर वुड बी ए, विधायिका के द्वारा, राज्य विधायक के द्वारा जो एक बॉडी स्थापित की जाती है उसके द्वारा जो आपके बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन कराए जाते हैं। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो
97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन जो 2011 में आया था, उसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे? पहला, आर्टिकल 19 के अंडर जो हमारा राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है, उसमें बेसिकली राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक फंडामेंटल राइट करार दिया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया DPSP भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐड किया गया था, दैट इज़ 43B, और वो था बेसिकली प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और एक नया भाग ऐड हुआ था भारतीय संविधान में, भाग 9B, जो बेसिकली जिसकी हेडिंग थी द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो आर्टिकल 243Z से 243ZT तक था। और जैसे कि हमने इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बेसिकली बॉडी प्रोवाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 38th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू नोटा। Nota was used for the first time in general election of 2014. Second statement, it is not used in the election of Rajya Sabha and State Legislative Council. Third statement, the Nota votes do not impact the result of election process. तो correct statement identify करने हैं, 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. The correct answer would be 2 and 3 only. क्योंकि नोटा को सबसे पहले 2014 में नहीं ऐड किया गया था। नोटा सबसे पहले आपका 2009 में छत्तीसगढ़ इलेक्शन में यूज़ किया गया था। और उसके बाद असेंबली इलेक्शन की अगर बात करूं मैं, तो 2013 में 4 स्टेट में किया गया था, जैसे छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश, एंड एक यूटी में बेसिकली। और नोटा का बेसिकली आपका जैसे प्रोविजंस में डिस्कस किया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल नोटा का इम्पैक्ट क्यों नहीं होता इलेक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि अगर नोटा को अगर 51% 100 में से अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग टोटल वोटिंग कर रहे हैं, तो अगर 51 लोग भी नोटा को वोट कर दें और तो भी इलेक्शन पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी 51 में 49 में से जो बचे वोट हैं, उनमें से जितने जो वोट सबसे अधिक, जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिलेंगे, तो वो इलेक्शन जीता हुआ डिक्लेयर किया जाएगा। तो नोटा का इसलिए इलेक्शन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक मैसेज ज़रूर जाता है, बट एक्चुअल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईवीएम। ईवीएम वर फर्स्ट यूज्ड इन अ बाई इलेक्शन इन केरला in the year of 1982. EVM used by the Election Commission of India can record a maximum of 10,000 votes. EVM can cater to a maximum of 50 candidate including nota. तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, 1 only, 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only। तो करेक्ट वुड बी 1 only। तो ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग आपका केरला बाई इलेक्शन 1982 में किया गया था। और जो ईवीएम है मैक्सिमम 2000 वोट्स रजिस्टर कर सकता है। और ईवीएम में मैक्सिमम 50 कैंडिडेट्स नहीं है। बेसिकली ईवीएम में आपका जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपका कि फर्स्ट केरला की पारूर, अब जो परवूर हो गई है, उसमें यूज़ किया गया था। और ईवीएम कैन बी यूज फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2000 वोट्स। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की, तो 64 जो ये M2 ईवीएम मशीन थी, ये 64 कैंडिडेट्स का नोटा को इंक्लूड करके कैटर कर सकती थी, क्योंकि एक बैलेटिंग यूनिट के साथ 16 कैंडिडेट होते हैं, और इस तरह की 4 यूनिट ऐड की जा सकती हैं एक बैलेटिंग यूनिट के साथ। ईवीएम में 2 पार्ट होते हैं, बैलेटिंग यूनिट एंड कंट्रोलिंग यूनिट। तो ऐसे ही एक बैलेटिंग यूनिट के साथ 4 आपके ऐड किए जा सकते हैं। तो जिसमें से आपका अगर, तो इस तरह से ये 64 मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बेसिकली कनेक्ट की जा सकती थी। अगर अब हम जो बात करें M3 ईवीएम जो कि पोस्ट 2013 के बाद यूज़ हो रही है, वो बेसिकली 384 कैंडिडेट्स को बेसिकली कैटर कर सकती है, क्योंकि इसमें 24 बैलेटिंग यूनिट्स ऐड की जा सकती हैं, कनेक्ट की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ 4 ही कनेक्ट कर पा रहे थे, और इसमें 24 बैलेटिंग यूनिट कनेक्ट कर पा रही थी। तो इसलिए अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा कैटर कर सकते हैं। और ईवीएम को इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। So last question, which of the following statement is not correct regarding the comptroller and auditor general? तो एक एक करके देखते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट विद द
previous approval of the president is authorized to relieve the CAG from the responsibility for compiling the accounts of the state. CAG compile the account of all state except Goa. CAG shall accuse the audit of accounts of the district regional council under the Schedule 6 of Indian Constitution of India. CAG can levy penalties on the government department for not sharing the desired information within a specified time. So we have to identify the not correct answer. So D would be not correct answer, क्योंकि कैग के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो पेनल्टी लेवी कर सके। और कैग जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में कैग मेंशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बॉडी है। और इसका इसको जो अपॉइंटमेंट होती है कैग की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और ये अपना रेजिग्नेशन का किसी भी टाइम प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। और इनको जो हटाने का प्रावधान है वो सिमिलर है, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट जज को हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट को जज को 2 आधार पे हटाया जा सकता है, जो कि बेसिकली है दुर्व्यवहार और अयोग्यता। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।